Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 4 and we will be discussing about domain 2, which is governance and enterprise risk management. Objectives of lecture 4 will be discussing governance and tools for cloud governance, discussing enterprise and information risk management, managing governance and risk in deployment and service model of cloud. Now let us see what exactly this governance is. So governance includes the policy, process and internal controls that comprise how an organization is run. ये policies, process और internal controls based होते हैं organizations के corporate mission पे, जो कि regulations, laws और standard पे based होता है और company को follow करना होता है. When we talk about governance in cloud perspective, so what exactly this governance in cloud we mean? a, pro- a process that ensures the effective and efficient use of cloud in enabling an organization to achieve its goal. That is cloud governance. Cloud governance tools. There are three tools mentioned here: the contract, supplier assessment, and compliance reporting. Out of these three tools, the contract is the primary cloud governance tool. And when you will go for an examination, the CCSK examination, you will find this very important question, and it comes very frequently, that which is cloud, which is the primary tool for cloud governance, and then you have to choose the contract. What is contract that we are discussing here? तो ऑर्गेनाइजेशंस का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. सपोज कीजिए हमारी आपके ऑर्गेनाइजेशन को AWS की सर्विस लेनी है, या AWS की सर्विस उन्होंने इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, AWS हो या Azure हो या GCP हो. तो AWS के साथ, Amazon के साथ, या Microsoft के साथ, या Google के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें उनको क्या सर्विसेज मिलेंगी, किस लेवल की सर्विसेज वो अवेल करेंगे, वो सब मेंशन होगा. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वाहिद सोर्स होता है जो आपको इस बात की गारंटी दे सकता है कि इस लेवल की सर्विस आपको मिलेगी. कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये सब इसके पार्ट होते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रियली दिस सप्लायर असेसमेंट मीन. सप्लायर असेसमेंट का मतलब होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का असेसमेंट. व्हेन वी से सप्लायर, वी मीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू अवेलेबल इंफॉर्मेशन और थर्ड पार्टी अटेस्टेशन. यू कैन नॉट गो एंड जस्ट आस्क, I wanted to do ISO 27001 audit of your organization, or there is a ISO standard, ISO 27017, that is information security controls for cloud services. तो मैं आपका 27017 ऑडिट करना चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते. So what you have to do, you have to rely on the third party attestations and available informations. मैं आपको भी एक दिखाता हूँ चीज. ये देखिए, AWS. AWS is ISO 27017 compliant. What do you mean by compliant here? देखिए, ISO 27017 कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्लाउड के केस में मेंशन करता है. देयर आर सम कंट्रोल्स मेंशन इन ISO 27017 फॉर
फॉर कंट्रोल्स इन क्लाउड, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। और इनको कौन अटेस्ट करता है? थर्ड पार्टी एसेसर। थर्ड पार्टी एसेसर कौन है एडब्ल्यूएस के केस में? ईवाई, बिग बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ईवाई ने एडब्ल्यूएस का ऑडिट किया अगेंस्ट आईएसओ 27017 कंट्रोल्स, और उन्होंने ये पाया कि दे आर कंप्लायंस, एडब्ल्यूएस फॉलो कर रहा है उनके सारे कंट्रोल्स को और फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट की, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट का। तो उन्होंने इनको सर्टिफाई किया है। तो ये जो ईवाई का सर्टिफिकेशन है, और ये जो ईवाई ने सर्टिफाई किया है एडब्ल्यूएस को, दैट कैन बी ए सप्लायर असेसमेंट report for you, और बेस्ड ऑन दिस यू कैन इंश्योर कि यस AWS एक हाई लेवल क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, वेयर इट इज यूजिंग ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्लाउड सर्विसेज। उसी तरीके से एज्योर माइक्रोसॉफ्ट भी कंप्लायंस्ड है। जब आप जब देखना हो तो आप उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट मांग सकते हैं कि मुझे आईएसओ 27017 कंप्लायंस की रिपोर्ट दीजिए आप। दे कैन प्रोवाइड इट टू यू। उसके अलावा क्या है? कंप्लायंस रिपोर्टिंग। सो कंप्लायंस रिपोर्टिंग क्या है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करते हैं। किससे? ऑब्वियसली थर्ड पार्टी ऑडिट टीम जो होती है, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिग फोर। और वो क्यों करते हैं? वो ये शो करते हैं कि वो इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंप्लायंस हैं, और इससे कस्टमर को उनकी सर्विस को लेने में ट्रस्ट बढ़ता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा माय ऑर्गेनाइजेशन इज आईएसओ 27001 और आईएसओ 27017 और आईएसओ 9001 कंप्लायंस, तो वो आपके कस्टमर को एक लेवल का ट्रस्ट देता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, द ग्लोबली बेस्ट अवेलेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब है कि उनकी जो सर्विसेज होंगी वो क्वालिटी सर्विसेज होंगी। देखिए, ये आप देख रहे हैं कितने सारे, इसमें बहुत सारे अटेस्टेशन हो सकते हैं। देखिए एजियोर ने कितने सारे कंप्लायंस की रिपोर्टिंग्स देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। CIS बेंचमार्क, CSA स्टार अटेस्टेशन, CSA स्टार सर्टिफिकेशन, ISO 22301 जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी का सर्टिफिकेशन है, ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 27017 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन क्लाउड इन्वायरमेंट। तो ये सारे हैं यहाँ पे। ये आईएसओ 27701, ये प्राइवेसी से रिलेटेड इस गाइडलाइंस हैं इसके अंदर। सॉक 1, सॉक 2, सॉक 3। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है कंप्लायंस रिपोर्ट है, और ये आपको हेल्प करती हैं क्लाउड गवर्नेंस में। इन रिपोर्ट से कस्टमर के अंदर, यानी कि आपके अंदर जो है, वो एक ट्रस्ट पैदा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को लेकर, और आप उसकी सर्विस यूज करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क एंड गवर्नेंस हायरार्की। गवर्नेंस का एक बड़ा पार्ट है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग विद this hierarchy, let us discuss what exactly this risk is. So risk, simple term है, potential for loss or damage when a threat exploits a vulnerability। ठीक है? पोटेंशियल फॉर लॉस और डैमेज। इसी लॉस और डैमेज का जो पोटेंशियल है कि हाँ
भाई ये लॉस हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है कि अगर अगर ये थ्रेड जो है एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है? जैसे a system user gaining unauthorized access to confidential information, ये एक रिस्क है। अटैकर गॉट एक्सेस टू ए नेटवर्क डिवाइस, एक नेटवर्क डिवाइस है और अटैकर को उसका एक्सेस मिल गया, तो देयर इज अ रिस्क कि अगर वो अटैकर आपके नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सप्लॉइट करता है, उसमें मौजूदा वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है, तो यू आर एट योर ऑर्गेनाइजेशन इज एट रिस्क, राइट? अब रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और देयर इज अ रिस्क, उस रिस्क के साथ आप क्या कर सकते हैं? ये चार चीजें हैं जो आप रिस्क के साथ कर सकते हैं। या तो आप रिस्क को मिटिगेट करेंगे, यानी कि उसको रिमूव करेंगे, कंट्रोल्स लगाएंगे और आप इंश्योर करेंगे कि आपके कंट्रोल ने उस रिस्क को मिटिगेट कर दिया है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मिटी एक्सेप्ट कब करते हैं? व्हेन मिटिगेशन कॉस्ट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ रिस्क बिकमिंग रियलाइज्ड। अगर आपको उस रिस्क से जो आपको नुकसान होगा, वो उस नुकसान की कीमत, उसको मिटिगेट करने की कंट्रोल की जो कीमत है, उससे ज़्यादा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए कोई सर्वर है जिस पे कोई वल्नरेबिलिटी है और उसको मिटिगेट करने के लिए किसी तरह के कंट्रोल की ज़रूरत है, या अगर सपोज़ कीजिए कि आपको किसी तरह के वैफ की ज़रूरत है, आपको वैफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, और वैफ की कीमत जो है, वैफ की जो सर्विस आप लेंगे, उसकी कीमत ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा पे करना होगा, बनिस्बत इसके कि अगर वो सर्वर कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो उससे आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं है, और वो नुकसान इतना नहीं है कि जिसके लिए आपको वैफ की सर्विस की कीमत अदा करनी पड़े और या आपको वैफ की सर्विस पर एक्सपेंड करना पड़े। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे छोड़ो यार, हटाओ, एक्स मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट भी हो जाती है, तो इससे मुझे कोई ख़ास नुकसान नहीं है। तो आप उस केस में आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग रिस्क। व्हाट इज अवॉइडिंग रिस्क? सपोज कीजिए कि कोई चेंज मैनेजमेंट, और यू कैन, या आप ये कह सकते हैं कोई चेंज आप अपने इन्वायरमेंट में लाना चाह रहे हैं, और उस चेंज से या आपके इन्वायरमेंट में कोई रिस्क आ सकता है, तो व्हाट यू विल डू? नॉट इंट्रोड्यूसिंग द चेंज दैट विल इंक्रीज द रिस्क। तो हो गया अवॉइडेंस, रिस्क अवॉइडेंस। नेक्स्ट इज रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर क्या है? रिस्क ट्रांसफर, आप जो है रिस्क को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मैं बोलूँ, देयर इज अ रिस्क कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग सकती है और आपके ऑफिस की बिल्डिंग जल सकती है, या कुछ और नुकसान हो सकता है आपकी आपके प्रेमिसेस को। तो उस केस में आप क्या करते हैं? आप सबसे अच्छा जो एग्जांपल है रिस्क ट्रांसफर का, वो है इंश्योरेंस। यू गो एंड बाय द इंश्योरेंस। आपकी कार है, देयर इज अ रिस्क कि आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस केस में क्या होगा? कार के एक्सीडेंट के केस में कार को बनाने में जो दोबारा खर्च आएगा, वो खर्च, या फिर आदमी की लाइफ का भी मामला हो सकता है। उस केस में आप क्या करते हैं? आप इंश्योरेंस लेते हैं, आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, या आप लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये हो गया रिस्क ट्रांसफर। तो रिस्क को मैनेज करने के 4 तरीके हैं: मिटिगेट द रिस्क, एक्सेप्ट द रिस्क, अवॉइड द रिस्क, और ट्रांसफर द रिस्क। Now let us discuss about enterprise risk management or information risk management.
एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट उसका क्या उसके बोलते हैं उसका सब पार्ट है, या अभी कह सकते हैं कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंडर में इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट आता है, सबसेट है बेसिकली। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट इज सबसेट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, और अदर जो भी रिस्क हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क, all the risks comes under enterprise risk management। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। इंफॉर्मेशन, आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके रिस्क की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट गवर्नेंस एंड रिस्क इन सर्विस मॉडल। हमने पढ़ा था कि क्लाउड का सर्विस मॉडल होता है, और अकॉर्डिंग टू क्लाउड सर्विस मॉडल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ cloud. One is SaaS, software as a service, PaaS, platform as a service, and then IaaS, infrastructure as a service. Let us start from SaaS. SaaS के केस में क्या होता है? SaaS के केस में जो आपका गवर्नेंस होता है वो होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्रिटिकल होता है SaaS के केस में। क्यों होता है? क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यानी आपका जो एप्लीकेशन है, जो आप जैसे, अब मैं बात करूँ ऑफिस 365 की, या आप बात कर लीजिए गूगल की, तो ऑफिस 365 जिस सर्वर पे होस्ट होगा, वो सर्वर आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। यू आर जस्ट गेटिंग द कंसोल ऑफ ऑफिस 365। जैसा होता था एक्सचेंज के केस में, वहाँ एक्सचेंज तो आपके सर्वर पे एक्सचेंज इंस्टॉल होता था, और आप फिर उसको एक्सेस करते थे। मतलब आप सर्वर का भी एक्सेस आपके पास होता था, और फिर उसका जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता था ऑफिस थ्री सॉरी एक्सचेंज का, उसका भी एक्सेस आपके पास होता था। ऑफिस 365 के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का एक्सेस है, जहाँ से आप ईमेल की सर्विस को मैनेज करते हैं। तो आपका जो कंट्रोल है उस एनवायरनमेंट का, वो बहुत मिनिमल है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ होता है अबाउट योर प्राइवेसी, अबाउट ऑल द कंट्रोल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड इन क्लाउड। तो गवर्नेंस के केस में, SaaS गवर्नेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्रिटिकल होता है, और नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट इज़ मच हायर डीलिंग विद ए स्मॉल SaaS प्रोवाइडर। और इसमें क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीप, सस्ता सस्ती सर्विस ले सकते हैं। और स्पेशली अगर स्मॉल SaaS प्रोवाइडर जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, वो कोई छोटा वेंडर है, और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लंबे वक़्तों के लिए, ज़्यादा लाइसेंसेस के लिए, तो यू कैन नेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट in a much higher way. Then comes PaaS, platform as a service. Contract negotiation is less likely compared to SaaS. Obviously, SaaS के केस में सबसे ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन PaaS के केस में SaaS से कम होगा। ठीक है? The responsibility shifts still more toward the customer with PaaS compared to SaaS. So अब हमने लास्ट बार ही आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप SaaS से IaaS की तरफ बढ़ेंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ऑफ क्लाउड, सबसे ज़्यादा कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IaaS में, फिर उससे कम होती है PaaS में, और सबसे कम होती है SaaS में। ठीक है? उसके बाद आता है IaaS। रिस्क प्रोफाइल इज सिमिलर टू आउटसोर्स डेटा सेंटर। यानी कि रिस्क
का जो चांस होता है आईएएस के केस में, वो ऑलमोस्ट सेम ऐसा होता है जैसे आपने किसी आउटसोर्स किसी डेटा सेंटर से कोलोकेशन की सर्विस ले रखी है, या अपना डेटा सेंटर कहीं आउटसोर्स कर रखा है। उसमें होता क्या है, आउटसोर्स डेटा सेंटर या कोलोकेशन के केस में क्या होता है, आपके सर्वर्स होते हैं उस डेटा सेंटर पर। अ, आपने उनसे सर्वर लिया होता है और अपनी सर्विसेज को आपने होस्ट कर रखी होती है। सेम यहाँ आईएएस के केस में वैसे ही होता है। आपके पास सिर्फ सर्वर का एक्सेस होता है। सर्वर किस एनवायरनमेंट में है, उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उसका डिप्लॉयड है, वो सब कुछ भी आपको पता नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट प्लेन एंड ऑर्केस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस न्यू रिस्क। अब आईएएस में क्या है, पहले जो आउटसोर्स डेटा सेंटर हुआ करता था, उसमें सारा एक्सेस आपके पास हुआ करता था। अब जो इसमें मैनेजमेंट प्लेन और ऑर्केस्ट्रेशन बताया था मैंने आपको कि ऑर्केस्ट्रेशन जो है, वो एक ख़ास बात है, एक ख़ास फीचर है, जो क्लाउड को मतलब क्लाउड को क्लाउड बनाने में जो मेन फीचर है, वो ऑर्केस्ट्रेशन है। वर्चुअलाइज़ेशन जो है, वो मेन एसेंस है क्लाउड का। लेकिन वर्चुअलाइज़ेशन पहले भी था, तो पहले क्लाउड क्यों नहीं था? क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन नहीं था। ऑर्केस्ट्रेशन प्लस वर्चुअलाइज़ेशन इज़ uh, has created an opportunity for cloud. So गवर्नेंस और रिस्क जो है सर्विस मॉडल में ऐसा है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड रिस्क किस केस में? डिप्लॉयमेंट मॉडल में। तो हमने पढ़ा था डिप्लॉयमेंट मॉडल भी 3 तरह के होते हैं। 3 नहीं, इनफैक्ट 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके केस में हम 3 ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड क्लाउड के केस में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कौन से हैं वो 4? जो वो कौन से हैं? वो प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड के केस में क्या होता है? मिनिमल कंट्रोल टू गवर्न ऑपरेशन इन ए पब्लिक क्लाउड एज द प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज एंड एवरीथिंग एल्स। ऑब्वियसली आपके पास कंट्रोल सबसे कम होता है मिनिमम पब्लिक के केस में। सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का होता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। इनफ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ए नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी टेनेंसी। कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सिबल नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स को में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स या सर्विस अवेलेबिलिटी, उसके जो प्राइसेस वगैरह हैं, जो भी है, वो सब सबके लिए सेम होते हैं, यानी सारे कस्टमर्स के लिए सेम होते हैं। पब्लिक क्लाउड में आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेट, यू विल लाइकली हैव मोर कंट्रोल ओवर कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। प्राइवेट क्लाउड के केस में क्या होता है कि वो सर्विस डेडिकेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। वहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल जो टर्म्स होते हैं, उस पर कंट्रोल ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो सर्विसेज आपके लिए ही इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर योर्स। तो आप उस पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म पे नेगोशिएट कर सकते हैं। इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ प्राइवेट क्लाउड, वेंडर विल स्टिक टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली। अब प्रॉब्लम क्या है प्राइवेट क्लाउड के साथ, कि आपने उनसे प्राइवेट क्लाउड की सर्विस ली, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जो आपने डिस्कस किया है, जिस पे आप एग्री हुए हैं, आपको बस वही सर्विस देंगे। उसके अलावा वो कुछ भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए, या आपको कुछ और ऐड ऑन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। जबकि पब्लिक के केस में क्या होता है कि वो ऐड ऑन सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए फीचर्स लाने की कोशिश करते हैं, कुछ एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अट्रैक्ट हों और आप उनको इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कंपटीशन बढ़े लोगों में उसको इस्तेमाल करने का। यहाँ पर किसी कंपटीशन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि भाई मैं ये सर्विसेज़ देता हूँ, आप आए हैं, तो ये सर्विस मैं आपके लिए ही दे रहा हूँ। ये सर्विसेज़ सबके लिए नहीं है, सर्विसेज़ आपके लिए है। तो आपके पास जो होता है
ज़्यादा कुछ नहीं होता नेगोशिएट करने के लिए, और वेंडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही स्टिक होता है कि आपसे इतनी बात हुई थी, आपको ये इस लेवल की सर्विस देनी थी, मैंने आपको दे दी। हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड, कॉमन कंट्रोल अमंग ऑल पार्टिसिपेंट। हाइब्रिड क्लाउड के केस में, कम्युनिटी क्लाउड के केस में क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हाइब्रिड क्लाउड की फैसिलिटी ले रखी है, ऑब्वियसली फैसिलिटी ले रखने का मतलब क्या होता है कि आपका जो अरेंजमेंट है हाइब्रिड क्लाउड का वो, या कम्युनिटी क्लाउड की अगर बात करें तो कम्युनिटी कम्युनिटी क्लाउड में लगभग एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक ही कम्युनिटी, एक ही बिजनेस फोकस लोग होते हैं, एक ही तरह के। तो उनका जो कंट्रोल होता है ना, वो लगभग सबके लिए बराबर ही होता है। पार्टिसिपेंट्स कैन हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। चूँकि अब इस पे डिपेंड करता है, चूँकि कम्युनिटी कम्युनिटी क्लाउड है, आपका आपके आपने कितनी बड़ी सर्विस ले रखी है, और जो सर्विसेज़ हैं, आपने डिफरेंट सर्विसेज़ ले रखी हैं। हाइब्रिड क्लाउड के केस में मान लीजिए, अगर आपने आपका जो आपका इन हाउस हाइब्रिड क्लाउड क्लाउड के केस में क्या होगा, आपका एक इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे होगा, और आपने दोनों को कनेक्ट करके रखा होगा। तो अगर हाइब्रिड क्लाउड के केस में आपने कुछ पर्सनलाइज़ सर्विसेज़ ले रखी हैं, आपने मतलब अपने इन हाउस डेटा सेंटर को कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ, बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। सो दिस इज ऑल फॉर this lecture number 4, and thank you for joining me in this session. Join me in the next lecture where we will be discussing about uh, ENISA. ENISA की पर्सपेक्टिव से क्लाउड का रिस्क क्या है, व्हाट आर द रिस्क इन क्लाउड, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट वी विल complete the domain 2, and then we will move forward with domain 3 and so on. So thank you for joining this session.